टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी के आज के अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में कवक अथवा फंजाई पर थ्योरी समझाएंगे पहले, और इसके बाद कवक या फंजाई पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझा देते हैं अच्छी तरीके से चित्रों के माध्यम से, और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी समझाएंगे। चलिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक मैंने प्रारूपिक कवक को बनाया हुआ है, जिसमें ये कवक की हाइफी दिखाई गई है, ये राइजोइड्स हैं और ये स्पोरेंजियम है जो ऊपर थैली जैसी संरचना है, और इनसे स्पोर्स निकले हुए हैं। अब कवक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पहले आपको बता देते हैं। देखिए, जो कवक है इसका साधारण नाम अगर देखा जाए, साधारण नाम कहा जाए कवक का, तो फफूंदी होती है। फफूंदी को कवक कहा जाता है, साधारण नाम में फफूंदी कहेंगे। कवक का अध्ययन अगर कहा जाए, कवक का अध्ययन कहा जाए तो कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, किस विज्ञान के अंतर्गत? तो कवक का अध्ययन कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, कवक विज्ञान। और अंग्रेजी में कहें तो माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है या फंजाई की स्टडी होती है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है? कवक विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो कवक विज्ञान के जनक पी एंटोनियो मिचेली हैं। पी एंटोनियो मिचेली कवक विज्ञान के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो पी एंटोनियो मिचेली फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। अगर भारत की बात करें तो ई जे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक कहते हैं। ई जे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। पी एंटोनियो मिचेली हैं। और भारत की बात करें तो ई जे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये जनक कौन है? तो ई जे बटलर हैं। देखिए, जो कवक होते हैं, जो कवक हैं, ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, यानी जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। सभी स्थानों पर कवक पाए जाते हैं। अगर इनकी स्थिति की बात करें कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, आवास की बात करें तो जल में भी मिलते हैं, थल में भी मिलते हैं, वायु में भी मिलते हैं। और कवक की अगर ज्ञात जातियों की बात की जाए, ज्ञात जातियों की बात की जाए तो लगभग में 1 लाख ज्ञात जातियां हैं। अब तक की लगभग में कवकों की 1 लाख ज्ञात जातियां हैं। इन 1 लाख जातियों में कुछ कवक की बात करें तो कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय हैं। कुछ कवक एक कोशिकीय हैं, यानी यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर। कुछ कवक एक कोशिकीय हैं, यानी यूनिसेलुलर हैं। और कुछ कवक बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, यानी मल्टी सेलुलर हैं। यानी जो 1 लाख ज्ञात जातियां हैं, इनमें से कुछ यूनिसेलुलर, कुछ एक कोशिकीय और कुछ मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक होते हैं। और आपको यहीं पर और बता दें कि सभी कवक यूकैरियोटिक होते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, सभी कवक यूकैरियोटिक होते हैं और साथ ही साथ विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी, सभी कवक यूकैरियोटिक होते हैं और विषमपोषी होते हैं। अभी विषमपोषी के बारे में और आपको डिटेल से समझाएंगे, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो कवक होते हैं
इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवकों में क्लोरोफिल कहो चाहे पर्णहरिम कहो, नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल या पर्णहरिम ना होने के कारण ये जो कवक होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, पर्णहरिम नहीं होता है, इसलिए ये होते हैं। कवक विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो अब देखिए, विषमपोषी कवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो परजीवी, और दूसरा मृतजीवी, और तीसरे होते हैं ये सहजीवी। सहजीवी देखिए, जो परजीवी हैं इसे पैरासाइट कहा जाता है, पैरासाइट्स। जो मृतजीवी हैं इन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है, सैप्रोफाइट्स। और जो सहजीवी हैं, सहजीवी को सिम्बायोटिक कहते हैं। अब देखिए, जो परजीवी कवक हैं, अगर परजीवी कवक किसे कहते हैं ये पूछा जाए तो ये अपना जो भोजन है, अपने भोजन के लिए दूसरे परजीवी जो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ परजीवी के नाम जैसे बता दें, जैसे पक्सीनिया है, परजीवी कवक होता है। और ऐसे ही आस्ट्रिलेगो है, आस्ट्रिलेगो परजीवी कवक होता है। इनके उदाहरण हो जाएंगे। अगर मृतजीवी की बात करें यानी सैप्रोफाइट की बात करें तो ये कवक अपना जो भोजन है ये मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। मृत और सड़े गले जैसे भोजन सड़ गया है, अचार है, फल है, सब्जी है आदि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ये लेते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो जैसे म्यूकर होता है, म्यूकर है, फ्यूजेरियम होता है, ये सैप्रोफाइट या मृतजीवी के उदाहरण होते हैं। अगर सहजीवी की बात करें तो सहजीवी में ये दूसरे जीवों पर रहकर, दूसरे जीवों के साथ रहकर अपना जीवन जीते हैं या अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। भाई दूसरे जीवों के साथ रहते हैं, अपना भोजन लेते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगर जैसे की बात करें तो जैसे लाइकेन में कवक व नीलहरित शैवाल, चाहे आप केवल शैवाल कह सकते हैं, कवक और शैवाल एक दूसरे को आपस में लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरह से सहजीवन जीते हैं। और एक उदाहरण यहां पर देख लेते हैं, जैसे माइकोराइजा सहजीवी कवक का उदाहरण होता है। इसमें जो कवक होता है वो पाइनस में जड़ें नहीं होती हैं, तो पाइनस में जड़ों का कार्य करता है, कवक और पाइनस आदि पौधों में जड़ों के रूप में। तो इस तरह से ये कवक में पोषण की विधियां होती हैं। तो मुख्य रूप से 3 तरह से होती हैं, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। 3 प्रकार के कवक पाए जाते हैं। परजीवी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे पक्सीनिया है, आस्ट्रिलेगो है आदि। जो मृतजीवी हैं ये मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से भोजन है, अचार है, फल है, सब्जी है, म्यूकर और फ्यूजेरियम इसमें आएगा। सहजीवी के अंतर्गत जो सिम्बायोटिक होते हैं ये दूसरे जीवों के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन में कवक व नीलहरित शैवाल, यानी कवक और शैवाल के मिश्रण को ही लाइकेन कहा जाता है, आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से जैसे माइकोराइजा है, कवक और पाइनस की जड़ों के रूप में ये आपस में रहते हैं। यहीं पर कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं। देखिए, जो कवक होता है ये भोजन जो होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कवक भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, लेकिन तरल
का अवशोषण करते हैं, ये चीज याद रखेंगे। और आपको यहीं पर एक पॉइंट और बता दें, जो मृतजीवी कवक हैं, मृतजीवी कवक यानी जो सैप्रोफाइट फंजाई होते हैं, मृतजीवी जो कवक होते हैं, चाहे वो म्यूकर हो चाहे फ्यूजेरियम हो, मृतजीवी कवक अपने चारों ओर, अपने चारों तरफ पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। मृतजीवी कवक अपने चारों तरफ पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं और पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार से जो परजीवी कवक होते हैं, जो पैरासाइट फंजाई होते हैं, चाहे वो पक्सिनिया हो चाहे अस्टलैगो हो, जो परजीवी कवक होते हैं, परजीवी कवक भोजन अवशोषित कह लीजिए, भोजन अवशोषित करने के लिए एक विशेष संरचना बनाते हैं, एक विशेष संरचना बनाते हैं। परजीवी कवक भोजन अवशोषित करने के लिए एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे चूसकांग कहा जाता है या हास्टोरियम कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे। जो परजीवी कवक है ये अपने भोजन को अवशोषित करने के लिए एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, विशेष रचना बनाते हैं, जिसे चूसकांग कहते हैं या हास्टोरियम कहा जाता है। चलिए अब कवक की संरचना को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई को देख लेते हैं। यहां पर एक कवक की संरचना को बनाया गया है। देखिए, जो कवक होता है शरीर पर लंबे लंबे इस तरह से लंबे लंबे धागे जैसी रचनाएं होती हैं। जो कवक है इसमें लंबे लंबे इस तरह से देखिए धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और इन धागे जैसी रचनाओं को कवक तंतु कहा जाता है, कवक तंतु कहते हैं, या कवक तंतु को हाइफी भी कहा जाता है। यानी ये देखिए यहां पर ये हाइफी लिखा गया है, ये क्या है, हाइफी होती हैं। चाहे इसको कवक तंतु कहो चाहे हाइफी कहो, इस एक को क्या कहेंगे, कवक तंतु या हाइफी कहा जाता है। और ये जितने भी हाइफी हैं ये सभी हाइफी मिला करके माइसीलियम कहलाते हैं। यानी जितने भी कवक तंतु होते हैं, कवक तंतु, सभी कवक तंतु क्या कहलाते हैं, माइसीलियम कहलाते हैं। अगर माइसीलियम कहा जाए क्या होता है, तो सभी कवक तंतु यानी कि सभी हाइफी मिल करके एक कवक का जाल बना लेते हैं पूरा। देखिए इस तरह से जितने भी हाइफी हैं इस तरह से सभी मिल जाते हैं तो एक कवक जाल जैसा बन जाता है। और कवक जाल को ही क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। कवक जाल को ही क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो ये पूरा कवक जाल जो हो जाएगा ये माइसीलियम हो जाएगा। आपको बता दें कि कवक तंतुओं की जो भित्ति होती है, ये जो बाहरी भित्ति है, ये जो सेल वॉल होती है, चाहे भित्ति कहो चाहे कोशिका भित्ति कहो, ये सेल्यूलोज या कह लीजिए कि फंगल, अंग्रेजी में कहें तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक तंतुओं की ये जो भित्ति होती है, जिसे इसको अलग बनाएं तो ये जो भित्ति है ये किस चीज की बनी है, फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, या कवक सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर काइटिन की बनी होती है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। जो कवक तंतु हैं, जो कवक तंतु की भित्ति होती है, कवक तंतु की भित्ति या कोशिका भित्ति या सेल वॉल फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है। इस चीज को याद रखेंगे। और आपको बता दें ये जो कवक तंतु होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला सेप्टेट, दूसरा एसेप्टेट। सेप्टेट और एसेप्टेट। तो पहला क्या है, सेप्टेट होता है, सेप्टेट, दूसरा एसेप्टेट होता है या सिनोसिटिक होता है। तो सेप्टेट और एसेप्टेट हो जाएगा। देखिए जो सेप्टेट होते हैं इसमें पट पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। देखिए यहां भी पट है, यहां भी पट है, यहां भी पट है, हर जगह पर पट है। तो चाहे इसे सेप्टा कहो चाहे पट कहो, तो ये सेप्टा पाए जाते हैं। जो सेप्टेट हैं इसमें सेप्टा पाए जाते हैं। ये कवक कैसा होता है, कवक तंतु पट युक्त होता है। जबकि अगर एसेप्टेट की बात करें, जैसे ये एसेप्टेट है, एसेप्टेट है, तो एसेप्टेट को सिनोसिटिक कहा जाता है। यहां पर देखिए लिखा गया है, जो एसेप्टेट होते हैं उनको सिनोसिटिक कहा जाता है और इनमें पट नहीं पाए जाते हैं, पट नहीं होते हैं। देखिए कहीं पर पट है
कहीं भी पट इस तरह से पट नहीं बने हुए हैं, तो एसेप्टेट या सिनोसिटिक में पट नहीं पाए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका देखिए उदाहरण फाइकोमाइसिटीज है, और यहां पर इसका उदाहरण फाइकोमाइसिटीज नहीं होगा, सेप्टेट में होगा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज। तो देखिए जो सेप्टेट होता है, सेप्टेट का उदाहरण एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज का जो कवक होता है, इन वर्गों के जो कवक होते हैं वो सभी सेप्टेट कवक होते हैं। चाहे एस्कोमाइसिटीज हो चाहे बेसिडियोमाइसिटीज हो, इन वर्गों के कवक सेप्टेट होते हैं। जबकि फाइकोमाइसिटीज जो है इसके कवक एसेप्टेट होते हैं, और एसेप्टेट वाले को सिनोसिटिक भी कहा जाता है, जिनमें पट नहीं पाए जाते हैं। जो एसेप्टेट हैं इनमें पट नहीं है, जो सेप्टेट हैं इनमें पट पाए जाते हैं। यहीं पर आपको बता दें कि जो कवक होते हैं, कवक के कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में अगर कवक के कोशिका द्रव्य को देखा जाए तो कोशिका द्रव्य में ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय पाया जाता है, गाल्जी काय या डिक्टियोसोम आप कह सकते हैं, डिक्टियोसोम, केंद्रक पाया जाता है, और आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी इसके कोशिका द्रव्य में ये जो होते हैं कवक तंतु, इनके कोशिका द्रव्य में ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, केंद्रक आदि पाए जाते हैं, या गाल्जी काय को आप डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं। और आपको बता दें इनमें जो भोजन होता है, भोजन किस रूप में संचित रहता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन व लिपिड के रूप में भोजन संचित रहता है। इनमें भोजन ग्लाइकोजन व लिपिड के रूप में संचित रहता है। जो कवक होते हैं ग्लाइकोजन व लिपिड के रूप में भोजन संचित रहता है। तो चलिए अब कवक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको समझा देते हैं, बाकी आगे अगले दिन पहले थ्योरी समझाएंगे फिर MCQ लाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर आधारित जो थ्योरी समझाई है उस पर MCQ आपको डिटेल से समझा देते हैं। तो आज की थ्योरी पर आधारित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पर्णहरित पूर्णतः अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्लोरोफिल पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन PGT 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, कवक या फंजाई में क्लोरोफिल पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है या इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। और आपको बता दें इनका थैलस शाखित और तंतुवत होता है, यानी ब्रांच होती है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और फिलामेंटस होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है, अथवा कभी कभी दोनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में पूर्णतः बदल जाता है तो कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल ए फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा इसमें बी में है होलोकार्पिक। और अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो सिकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इसका उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कवक सदैव हैं विविधपोषी, स्वपोषी, मृतोपोषी, परजीवी। फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो इसमें आंसर सही होगा पहला, विविधपोषी। और आपको बता दें कि विविधपोषी के अंतर्गत मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी प्रकार के कवक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ कवक के लाक्षणिक विशेषता है।
इसकी लाक्षणिक विशेषता क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई इज। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें कि संघ कवक या फाइलम फंजाई यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। यूकैरियोटिक जीवों का समूह जिनमें पोषण अवशोषण विधि द्वारा होता है। अवशोषण विधि द्वारा, इसलिए इसमें आंसर सही होगा सी। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिनमें पोषण अवशोषण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, माल्टोज। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा पहला, ग्लाइकोजन के रूप में। अभी आपको समझाया भी था कि कवकों में संग्रहित भोजन या भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन और तेल के रूप में होता है। मंड उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। कवकों में मंड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा रिप्रेजेंट क्या प्रदर्शित करता है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बता दें कि माइकोराइजा कवक और उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है। उनकी जड़ों के बीच सहजीवी संबंध, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, कवक और जड़ की सहजीविता होती है। बताते चलें कि कवक भूमि से खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करके पौधों को देते हैं और बदले में पौधे उनको भोजन देते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न कवक समूहों में किसके पट युक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन, कोनेडिया और खंडन द्वारा वह अलैंगिकता प्रजनन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें आंसर सही होगा पहला, बेसिडियोमाइकोटिना। आपको बता दें कि बेसिडियोमाइकोटिना कवक समूहों में पट युक्त कवक तंतु यानी सेप्टेट हाइफी होते हैं और यह उच्च वर्ग का फफूंद होता है। यह कवक होता है जिसमें मुकुलन, कोनेडिया तथा खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी बडिंग, कोनेडिया और फ्रेगमेंटेशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है राइबोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, ये सभी। कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? द फंगस सेल लैक्स राइबोसोम्स, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दीज। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है लिग्निन की, सुबेरिन की, काइटिन की, क्यूटिन की। द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है। यह कॉम्प्लेक्स है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है, ईस्ट प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन। दिस कॉम्प्लेक्स इज। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, जाइमेज। आपको बता दें कि ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जाइमेज का उत्पादन करता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है, जो जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है आयोडीन द्वारा, कॉटन ब्लू द्वारा, लैक्टोफेनॉल द्वारा, सेफ्रेनिन द्वारा। फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाई। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, कॉटन ब्लू द्वारा, यानी फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है, स्टैंड किया जा सकता है, और यह सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है, गाढ़ा नीला। लैक्टोफेनॉल जो है, सी वाला ऑप्शन, लैक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा जलीय कवक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जलीय कवक कौन सा है? ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, सेप्रोलेग्निया जलीय कवक होता है। आपको बता दें कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों और जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाया जाता है, और इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं, और जब गिल में वास करती हैं तो उनमें गिल रॉट नामक रोग उत्पन्न कर देती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? टीजीटी 2000, ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया, और इसके बाद घुमाकर पीजीटी 2000 में पूछा गया। नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, मार्केला एस्क्यूलेंटा खाने के लिए उपयुक्त होता है, और यह कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें, इसके एस्कोकार्प खाने योग्य होते हैं, जो एस्कोकार्प होते हैं उनको खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या बी या सी या डी? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा सी, ए, बी और डी, यानी कपास का कोणीय पर्णचित्ती जैंथोमोनास मालवा सीरियम, और कपास म्लान जो है ये म्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, कपास की पर्णचित्ती अल्टनेरिया मैक्रोस्पोरा, और गन्ने का लाल गलन कोलेटोट्राइकम फालिकेटम। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधे की बीमारी जिसमें मेजबान की सतह पर रोगजनक को कपास की वृद्धि के रूप में देखा जाता है कहलाता है? ए प्लांट डिसीज इन विच द पैथोजन इज सीन एज ए कॉटेनी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, डाउनी मिल्ड्यू। आपको बता दें कि डाउनी मिल्ड्यू एक प्रकार का कवक जनित रोग होता है, जो कि मुख्यतः अमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, और इस रोग में मेजबान या होस्ट की सतह पर कपास या ऊन, तनों, फूलों और फलों पर। तो आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन और थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।